वेलकम टू R1 इंट्रीब्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, हम जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर के हम लोग दो भागों से विधिवत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो चैप्टर चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। मैंने वही इस चैप्टर में बताया है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के नजरिए के देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछा ही जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक आता है मानव में लिंग निर्धारण। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? मानव में लिंग निर्धारण एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे और 3 नंबर आपके पास पक्के होने तय हैं। पूरा चार्ट बनाना सिखाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लिंग निर्धारण के बारे में सीखने से पहले हम लोग गुणसूत्रों के बारे में जानेंगे। अगर जो हम लोग गुणसूत्रों के बारे में समझ गए तो यकीनन लिंग निर्धारण करना एकदम दूध पीते हुए बच्चे के बराबर, निपुली पीने के बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि गुणसूत्र के बारे में सीखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में, मनुष्य की बात हम लोग कर रहे हैं भैया, बिलार में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 46 का जोड़ा बनाओगे मेरे प्यारे रसगुल्लो तो 23 पेयर हो जाएंगे। कितने? 23 पेयर। अब 23 पेयर में मेरे प्यारे बच्चे 22 जो पेयर होते हैं अलग डिवाइड अपन करेंगे और 1 पेयर अलग डिवाइड अपन करेंगे, ठीक है। तो 22 एक 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जो ये 22 पेयर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दैहिक गुणसूत्र। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ऑटो नहीं चलाते हैं, याद रखना, ऑटोसोम। जो हमारा ये 1 पेयर होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों समझो, लिंग माने होता क्या है? लिंग जो होता है ये एक पहचान होता है या प्रतीक होता है। क्या होता है? पहचान होता है या प्रतीक होता है। तो जैसे कि बात बताया जाता है कि शिवलिंग का मतलब होता है कि शिव का प्रतीक, है ना। शिव का प्रतीक यानी शिव का अनंत स्वरूप रूप जो है शिवलिंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए शिवलिंग का मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं, गलत चीज। शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक, यानी शिव का जो प्रतीक है वो भी कैसा? अनंत रूपों का, यानी कि अखंड प्रतीक बोला जाता है, यानी कि जिसके बोलते हैं कि जिसका कोई स्वरूप रूप रंग आकार नहीं, ऐसा शिवलिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आप शिवलिंग को देखते होंगे कायदे से तो ऐसा दिखाई पड़ता होगा कि एक दीपक में ज्योति जल रही हो, ठीक उसी प्रकार से होता है ना, ठीक है। तो वो अंधकार को आपको दूर करने के लिए प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो ये दैहिक गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब गुणसूत्र जो होते हैं हम लोग लिंग गुणसूत्र के बारे में देखेंगे। पहले दैहिक गुणसूत्र के बारे में देखते हैं या लिंग गुणसूत्र के बारे में देखते हैं। चलिए पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिंग गुणसूत्र के बारे में पहले देखेंगे, फिर लिंग निर्धारण करेंगे, फिर अपन लोग दैहिक गुणसूत्र के बारे में देखेंगे। तो समझिए मेरे प्यारे रसगुल्लों कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप के होते हैं। यानी एक्स वाई जो होते हैं ये बॉय में या मेल में होते हैं, और जो ये एक्स वाई होते हैं ये गर्ल में
या हम बोल सकते हैं फीमेल में होते हैं। ठीक है, अब बात मेरी इतनी आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये इसको हम लोग अलग रखते हैं, इसी का सारा खेल चलेगा लिंग निर्धारण में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है और आप आराम से लिख सकते हैं। बस इतनी चीज को मेरी ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देही गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं। तो रियलिटी में जो देही गुणसूत्र होते हैं उनका मैं आपको सबसे पहले मैं वर्क बताता हूं क्या होता है। यानी आप देखे होंगे कि आपकी मुस्कुराहट, आपका गुस्सा आपके पिताजी पे या माताजी पे चला जाता है, या आपकी नाक या आपके गाल, ठीक है, ये आपके पिताजी या माताजी पे चला जाता है या किसी और पे चला जाता है जो आपके डीएनए से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देही गुणसूत्र आपके फिजिकल फॉर्म को डिसाइड करते हैं। आ गई बात मेरी समझ में बच्चा, कि देही गुणसूत्र आपके फिजिकल फॉर्म को डिसाइड करते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वे आपके लिंग को डिसाइड करते हैं कि आप लड़के होंगे कि लड़की होंगे गर्भ में। ठीक है, तो गर्भ में जो देही गुणसूत्र होते हैं आपके फिजिकल फॉर्म को, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को डिपेंड करते हैं कि किसका डीएनए कितना ज़्यादा मिल रहा है। अगर जो पिताजी का डीएनए और माताजी का डीएनए में पिताजी के लक्षण ज़्यादा आ गए तो आप पिताजी से दिखने लगते हैं। माताजी के अगर जो लक्षण ज़्यादा आ गए हैं तो आपकी शक्ल हल्की हल्की माताजी पे चली जाती है। कभी कभी दोनों के अगर जो इक्वल रहते हैं लक्षण, यानी ऑटोसोम में अगर जो दोनों के लक्षण बराबर रहते हैं तो आपका जो चेहरा और आपकी बॉडी होती है वो दोनों पर चली जाती है। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं बच्चे कि ऑटोसोम जो होते हैं आपके फिजिकल फॉर्म को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोसोम आपके फिजिकल बॉडी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग जब वंशागति चैप्टर चालू करेंगे हम, तो आपको इस क्रोमोसोम के बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा। इसलिए अगर जो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इतना प्यार आप दिखा रहे हैं, इतना वीडियो को मेरे सपोर्ट कर लें, उसके लिए आपको मेरा थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। देखिए वर्क अब मैंने बता दिया इतना, अब मैं आपको लिंग निर्धारण करना सिखाता हूं। तो सबसे पहले एक्स वाई हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक है, और इधर हम लोग एक्स एक्स ले लेते हैं। अब ये एक्स वाई क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉय। क्या इसको हम लोग बोले, बॉय या मेल बोल दो। इसको हम लोग क्या बोले, गर्ल या फीमेल बोल दो। इन दोनों गैमीट्स को सबसे पहले हम लोग अलग कर लेते हैं। इन दोनों गुणसूत्रों को अपन लोग अलग कर लेते हैं। कर लिया अपन लोगों ने अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो इसी चार्ट के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों वंशागति चैप्टर में वर्णांधता की वंशागति भी निकाली जा सकती है और हीमोफीलिया की भी वंशागति निकाली जा सकती है इसी चार्ट के द्वारा। अगर जो आप ये चार्ट सीख जाएंगे तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। पहला लिंग निर्धारण आप एकदम सीख जाएंगे परफेक्ट तरीके से, वर्णांधता की वंशागति सीख जाएंगे, हीमोफीलिया की वंशागति सीख जाएंगे, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रखे ही रखे हैं। ये बात पक्की है, बात समझिए। तो इसको पहले समझिए, फिर मैं एक झलक में आपको वो भी सिखा दूंगा और वंशागति चैप्टर में पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसमें ही सीख जाइए, वेरी गुड। इसमें अगर जो आप थोड़ा सा भी अगर जो आपका वंशागति के बारे में हीमोफीलिया की वंशागति या वर्णांधता की वंशागति सीखने में थोड़ा सा अगर जो आप रह गए तो घबराइएगा नहीं, वंशागति का भी चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का फोकस है लिंग निर्धारण को सीखना। तो देखिए, तो सबसे पहले आप समझिए, इनको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो देखिए नंबर आप पेपर में मत डालिएगा, ठीक है भैया, एग्जाम में नंबर मत लिखिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। पहला वाला जो होगा वो पहले तीसरे से मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को मिलकर क्या बना, ये x ये x, तो दोनों को मिलकर क्या बना, x x। फिर पहला वाला, ये नंबर हटा दो, ऐसे ही सरल लगेगा, रहने दो। फिर देखो इतना याद रखो, पहला वाला दोनों से क्रिया कर लेगा, फिर दूसरा वाला दोनों से क्रिया कर लेगा, बात खत्म। पहला वाला यानी जो पहला वाला है दोनों से अब क्रिया कराओ, फिर दूसरे वाले की दोनों से अब क्रिया कराओ, खेल खत्म, निकल आएगा। ठीक है,
तो यानी कि हम बोलते हैं जब लड़के का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स गैमीट्स का निर्माण होता है, एक्स युग्मनज का निर्माण होता है। अब देखिए फिर लड़के का एक्स गुणसूत्र मादा के फिर एक्स गुणसूत्र से मिलेगा पुनः, तो फिर से एक्स गैमीट्स का निर्माण होगा। कोशिश करना है कि ये सारे सीरीज में हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर देखते हैं कि लड़के का वाई गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स वाई गैमीट्स का निर्माण होता है। फिर लड़के का वाई गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से होता है तो लड़के का गैमीट्स एक्स वाई बनता है, यानी कि गैमीट्स एक्स वाई बनता है। तो जितने जितने आपको एक्स दिख रहे हैं ये फीमेल होते हैं, जितने जितने आपको एक्स दिख रहे हैं फीमेल होते हैं। यानी अगर जो किसी लड़के और लड़की का अगर जो हम कराते हैं, ठीक है, ये फीमेल बन गए, जिसमें एक्स वाई दिख रहे हैं ये मेल बन गए, इसमें ये बनना ये फीमेल बन गए। देखें ये इस प्रकार से हम लोगों ने लड़के और लड़की का निर्धारण हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट। मेल होगा बेटा, ये गलत हो गया था तो ये मेल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं कि लड़का होता है कि लड़की होती है। आप सिर्फ एक चार्ट पे प्रदर्शित कर सकते हैं, रियल लाइफ में आप कभी भी प्रेडिकेट नहीं कर सकते हैं कि कोई लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, क्योंकि आप गुणसूत्रों को नहीं देख पाएंगे निषेचन प्रक्रिया के दौरान, ना ही शुक्राणुओं को फर्टिलाइज करते हुए देख पाएंगे, और आपको यह भी नहीं पता होगा कि एक्स क्रोमोसोम जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर जो एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है तो ठीक है, अगर जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की बनती है, अगर जो एक्स वाई क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का बनता है। इस प्रकार से सभी मनुष्यों में जब पैदा होते हैं तो या तो लड़का पैदा होता है या तो लड़की पैदा होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद डिटेल में ये आता है कि अगर जो आपसे थ्योरी में लिखने को कह दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जब लड़के का एक्स गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स युग्मनज का निर्माण होता है। पुनः जब लड़के का एक्स गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो पुनः एक्स युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे फीमेल या लड़की बनती है। किंतु जब लड़के का वाई गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से बनता है तो एक्स वाई जो होता है उस युग्मनज बनता है, तो ये इससे मेल बनता है। ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरी हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चित्र नहीं बनाओगे नंबर नहीं देता है एग्जामिनर, काटने की शंका रहती है, इसलिए चित्र बनाना इट्स सो इम्पॉर्टेंट। अब बात समझिए, अगर जो बात हीमोफीलिया की कर दी जाए, थोड़ी सी झलक बताएंगे। हीमोफीलिया का जो जीन होता है H, वो X पर उपस्थित होता है। किस पे उपस्थित होता है? X पर। किस पे उपस्थित होता है मेरे प्यारे बच्चों? X पर। तो यानी जब X इससे क्रिया करा, हीमोफीलिया का बता रहे हैं, यानी X इस पे, यानी ये पहला वाला X क्या किया था, इस वाले X से क्रिया करा था, तो यानी H इस पे भी आ जाएगा, H इस पे भी आ जाएगा। यदि दोनों एक्सों पर H आ गया तो समझ लो वो व्यक्ति हीमोफिलिक है। यदि किसी एक X पर H आया तो वो समझ लो हीमोफिलिक नहीं है, केवल वो वाहक है। पर ये कंडीशन केवल लड़कियों में शामिल है, केवल कंडीशन ये किस में शामिल है? लड़कियों में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि लड़कियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं, लड़कियों में कितने होते हैं? 2। इसीलिए दोनों, अगर जो दोनों जीन यानी दोनों गुणसूत्र पर अगर जो जीन है तो वो क्या है? तो वो रोगी है, तो यानी वो वर्णांधता की रोगी है। अगर जो किसी एक एक्स पर जीन है तो वो रोगी नहीं है, उसको वो सब मस्त है एकदम, लेकिन वो वाहक होगी, यानी वो रोग दे सकती है। ठीक है, इसके अपोजिट लड़कों में चूंकि एक ही एक्स पाया जाता है, तो अगर जो इस पर एक ही एच पा गया, ठीक है, एक ही एच पाया गया जीन, तो ये वाहक, कभी लड़के वाहक नहीं होते, डायरेक्ट ये क्या हो जाएंगे? हीमोफिलिक हो जाएंगे या वर्णांधता हो जाएगी इनके, हीमोफिलिक और वर्णांधता। तो वर्णांधता का अगर जो जीन होगा तो यहाँ पर सी रखेंगे, क्योंकि हीमोफीलिया को H से लिखते हैं हीमोफीलिया, वर्णांधता को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो ये इनका इस पे जीन रहेगा। ठीक है, चूंकि लड़के के पास एक ही एक्स पाया जाता है, इसीलिए अगर जो उसके एक्स पर चाहे हीमोफीलिया का जीन आ जाए चाहे वर्णांधता का जीन आ जाए तो वो सीधे का सीधे रोगी ही हो जाएगा। चूंकि लड़की में 2 जीन पाए जाते हैं XX,
तो किसी एक जीन पे आएगा तो वो वाहक होगी, बीमार नहीं होगी, लेकिन जब दोनों जीनों पर आ जाएगा तो वो वर्णांध हो जाएगी या हीमोफिलिक हो जाएगी। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, अधिकांशतः अगर जो हम लोग पुराने समय में बात करते हैं तो जो पुराने समय में काफ़ी ऐसा होता था कि अबॉर्शन करा दिए जाते थे, क्योंकि अगर जो उनको पता चल जाता था कि उसके लड़की हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट ब्लेम कर देते थे लड़की पर कि तेरी किस्मत ख़राब है, तेरे में कमी है कि तू लड़की पैदा कर रही है। और हर कंडीशन में दूसरी शादी जो है उसकी पति की उसकी करवा दी जाती थी, ठीक है। उसके पति की उसकी शादी दूसरी करवा दी जाती थी। लेकिन ये एक विडंबना बहुत बड़ी थी, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई थी। आज भी कुछ जो ऐसे लोग करते हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार एक पुरुष होता है। क्यों पुरुष होता है? अभी मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चों कि लड़की पर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसके पास तो केवल XX ही है, उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसके पास सिर्फ क्या है XX है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो आप पे है ना कि आपके पास X भी है Y भी है, ऑप्शन तो लड़कों के पास है। X वाला X से मेल करा दोगे लड़की बन जाएगी, Y वाला X से मैच करा दोगे लड़का बन जाएगा। यानी आप डिपेंड करते हैं लड़का होने के लिए या लड़की होने के लिए। तो किसी स्त्री को बुरा कहने से पहले आप जो बुरे समाज की जो चीज़ें हैं उनको त्यागिए और अपने आप में झांक के देखिए पुरुष समाज में कि हाँ वास्तविक रूप से हम ही जिम्मेदार हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने आपको बात बताई। तो ये टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए हमने वर्णांधता हीमोफीलिया के बारे में हल्के से आपको झलक दिखाई है और विधि पूर्वक में आपको वंशागति चैप्टर में मैं इस टॉपिक के साथ में बेहतरीन तरीके से मिलूंगा। और एक अगला टॉपिक जो आता है मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणु के बारे में, शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले अब हम लोग शुक्राणु की संरचना के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों शुक्राणु का चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, लीजिए पेज से उठाइए ले जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र के बारे में बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। बात समझिए। एक्रोसोम ऊपर वाला हिस्सा हिंदी इंग्लिश में सेम बोलते हैं एक्रोसोम, जो ऊपर चोन वाला होता है टोपी नुमा हिस्सा शुक्राणु का, कैसा टोपी नुमा एक्रोसोम। और इसी के आगे ये हम देख रहे हैं शीर्ष यानी हेड बोला जाता है। ये इतना पूरा हिस्सा क्या बोला जाता है भाई, इतना मैं बोल रहा हूँ, ये तो एक्रोसोम में आ गया। इतना पूरा हिस्सा क्या बोला जाएगा, हेड यानी मूड, खपड़ी, खपड़ी बोली जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर भरे क्रोमोसोम। अब समझ जाओ कौन क्रोमोसोम भरे हुए हैं, या तो X भरा हुई है या तो Y भरा हुई है, एक ही भरा हुई है, ठीक। X वाला जी है तो समझ जाओ लड़की हुई है, Y वाला जी है तो समझ जाओ लड़का हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये माइटोकांड्रिया यहाँ पर इसकी नेक पे होती है। इसको हम लोग इस वाले एरिया को बोलते हैं नेक यानी गर्दन, क्या बोलते हैं गर्दन। इसकी एरिया नेक पे होती है और इस नेक के अंदर ये लाइनें मैंने खींची है माइटोकांड्रिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो ये मैंने बिंदियां रखी हैं तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ठीक पीछे इसकी पूंछ आती है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में सीख चुके। थ्योरी कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, समझिए। जैसे कि सबसे पहले एक्रोसोम हेडिंग डालेंगे, एक्रोसोम नहीं, सबसे पहले शीर्ष डालेंगे। यह शुक्राणु का सबसे मुख्य भाग होता है जो आगे की ओर पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने हेड के बारे में बताया कि यह शुक्राणु का सबसे अहम भाग होता है, मुख्य भाग होता है जो आगे की तरफ पाया जाता है। हेड के साथ में हेड के भागों में एक्रोसोम आता है तथा हेड के अंदर क्रोमोसोम आते हैं। तो आप शीर्ष के बारे में इतना लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में, मध्य भाग। मध्य भाग के अंतर्गत हमारी गर्दन आती है यानी नेक आती है। इस नेक के अंदर माइटोकांड्रिया विधिवत भरे हुए होते हैं और साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। ये माइटोकांड्रिया इसलिए भरे हुए होते हैं जब शुक्राणु वजाइना के अंदर जाता है तो माइटोकांड्रिया उसको स्पीड देने के लिए पूंछ ऐसे ऐसे घूमती है, पूंछ
ऐसे 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 घूमते हुए आगे की तरफ ये गति करते हुए जाता है। तो माइटोकांड्रिया जब एनर्जी देती है तो पूंछ और तेज घूमती है और ये अपने मिशन को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, यानी कि ये ओवम को फर्टिलाइज कर देता है जाके। आई होप आपको समझ में आ गया। पूंछ का काम भी बता दिया, ये गति देने के लिए, तैरने के लिए काम आता है। किसके अंदर? वजाइना के अंदर। बात समझिए, जब भी मेल या मिलाप होगा वजाइना से, यानी कि मान लो ये ओवम से, ये मान लेते हैं ओवा है या ओवम बोल लो, ठीक है। इससे अगर जो कोई शुक्राणु ऐसे मिलेगा, कोई शुक्राणु मिलेगा, तो ये पूंछ कट के अलग हट जाएगी, केवल हेड वाला पार्ट ही इसको पूरा का पूरा जाइगोट में कन्वर्ट कर लेगा, या ये गेमीट्स बना लेगा। पूरा का पूरा क्या बना लेगा? गेमीट्स बना लेगा, यानी युग्मनज बना लेगा। ये पूंछ हट जाती है, केवल ऊपर वाला हिस्सा ही ओवम को फर्टिलाइज करता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर जो समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपका समस्या का समाधान करने में सक्षम रहूंगा। मेरे प्यारे रसगुल्लों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और जाने से पहले लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।